नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। अर्थात इस तरह का क्वेश्चन होता है करंट अफेयर पर आधारित, किसी भी टॉपिक पर आधारित, और उसके आंसर को डील करके उसका एक्सप्लेनेशन देखकर हम करंट अफेयर खत्म करते हैं। ये जो भी चीजें स्क्रीन में दिख रही है, ये सारा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ना होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसलिए इस सीरीज के साथ लगातार जुड़े रहें। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए सब्सक्राइब भी कर लें। इतने सारे संदेश के बाद चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। संघीय जांच ब्यूरो के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन है? यह जो एफबीआई है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अमेरिका की संस्था है। अमेरिका की जो टॉप मोस्ट इन्वेस्टिगेशन की संस्था है वो है एफबीआई। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है? क्योंकि ये संस्था अमेरिका के, जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टिगेशन का सबसे टॉप मोस्ट संस्था है, और इस वजह से अमेरिका के अलावा दुनिया के कई अलग अलग जगहों पर इस एफबीआई का हमें प्रभाव दिखता है। कई अलग अलग घटनाओं में एफबीआई का भी हमें क्या दिखता है? इनपुट दिखता है, उनका भी इन्वॉल्वमेंट दिखता है उसको रोकथाम में, उसके इन्वेस्टिगेशन में। और इंपॉर्टेंट इसलिए और बन जाता है क्योंकि इसके जो नव नियुक्त डायरेक्टर हैं वो कौन है? भारतीय मूल के हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है ऑप्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन है अजीत पाई जी, नील कठियाल जी, काश पटेल जी, प्रीत भरारा जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, काश पटेल जी। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन है ये काश पटेल जी, क्या है इनके पृष्ठभूमि, जो ये एफबीआई जैसे संस्था के क्या बने हैं? डायरेक्टर बने। तो ये जो काश पटेल जी हैं, ये काश पटेल जी भारतीय मूल के हैं, भारतीय नहीं है। इनका जन्म कहां हुआ है? इनका जन्म हुआ है न्यूयॉर्क में 1980 में 25 फरवरी के दिन। इनके जो माता पिता थे वह भारत के थे, गुजराती फैमिली से थे। अफ्रीका गए और अफ्रीका के बाद फिर अमेरिका में शिफ्ट हो गए और वहां पर इनका जन्म हुआ। वहीं पर इनका जो पालन पोषण हुआ, ये बड़े हुए और पेशे से फिर ये वकील बन गए। और जब ट्रंप साहब का पहला कार्यकाल चल रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, उस समय भी इन्होंने कई अलग अलग पदों पर रहकर सेवाएं दी थी। माना जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं और उनके पॉलिसीज के बारे में काफी मुखर होकर वो अपना समर्थन देते हैं मीडिया के सामने। और शायद इसीलिए ट्रंप साहब के ये भी चाहते हैं। ट्रंप साहब ने इनके नाम को आगे बढ़ाया, नॉमिनेट किया, जिस पर वोटिंग होनी थी। एफबीआई के डायरेक्टर के चयन प्रक्रिया की यही कहानी है कि ट्रंप साहब या फिर आप कहिए प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, वोटिंग होती है, जो मेजोरिटी आता है, सिंपल मेजोरिटी जो आता है, उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। तो इनके नाम को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आगे बढ़ाया। जब वोटिंग हुई तो बहुत ही क्लोज वोटिंग चली है, 100 में से 51-49 का मत आया, और उसके बाद यह हुआ कि भाई ये डायरेक्टर बनेंगे। ठीक है, ट्रंप साहब का उम्र क्या है वो भी थोड़ा देख लेते हैं, इनकी व्यक्तिगत जानकारी भी। 44 साल की आयु में बने पहले भारतीय अमेरिकी एफबीआई निदेशक। ठीक है, सीनेट की वोटिंग में काश पटेल 51-49 से जीते। देखिए, जब हम अमेरिका के संसद की बात करते हैं तो उसे कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत में 2 सदन है, वैसे अमेरिका में भी 2 सदन है। जो ऊपरी सदन है भारत का राज्यसभा जैसा, वैसे अमेरिका के ऊपरी सदन को सीनेट कहा जाता है। और जैसे भारत का लोअर हाउस है जिसे लोकसभा कहते हैं, वैसे अमेरिका के लोअर हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट में इनको बहुत क्लोज मार्जिन से क्या मिला है? बहुमत मिला है, और तब जाकर ये क्या बने हैं? डायरेक्टर बने हैं। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग थे वहां से इनको एक भी वोट नहीं मिला है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब रिपब्लिकन पार्टी से हैं, तो जो भी वोट मिला उनको वहीं से मिला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब या फिर रिपब्लिकन पार्टी को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों में ही उनके पास बहुमत है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलते हैं। पंकज अडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? पंकज अडवाणी इज अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट? एंड द ऑप्शंस आर टेनिस, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स, ऑप्शन सी बास्केटबॉल, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो इसका सही जवाब क्या है? स्नूकर एंड बिलियर्ड्स।
क्यों पूछा गया, किस कारण से ये हमारे आज का क्वेश्चन बना? तो कारण है कि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और कौन सा गोल्ड मेडल है? 14th गोल्ड मेडल है किसमें? एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में, जो कि हेल्ड हुआ, आयोजित हुआ 20 फरवरी 2025 को। कहां? दोहा, कतर में। ठीक है, और इस वजह से ये हमारे न्यूज में, हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि एशियन स्नूकर चैंपियनशिप जो कि दोहा, कतर में आयोजित हुआ 20 फरवरी 2025 को, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और इसी के साथ इस एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में ये अभी तक का 14वां गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? Which day is observed as World Day of Social Justice annually? तो ये जो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, ये पहली बात तो ये कि कौन बोला कि भाई ये हमको मनाना है और किस तारीख को मनाना है? तो यूनाइटेड नेशंस ने, तो एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। और तारीख क्या है? तारीख है 20 फरवरी। इस दिन पूरे विश्व के गरीबी से जुड़े मामले, बेरोजगारी से जुड़े मामले, विषमताओं से जुड़े हुए मामले, सामाजिक न्याय से जुड़े हुए मामलों पर बात होती है। उससे संबोधित कर 20 फरवरी ये जो आपका वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, ये गरीबी, बेरोजगारी, सोशल जस्टिस, इनजस्टिस, इन सभी चीजों को संबोधित करता है। ठीक है, चलिए। तो डे वाला भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ये वाला डे, इंटरनेशनल डे, किस तारीख को मनाया जाता है, किस महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो उस दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक में। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? Which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently received the GI tag? And what is this GI tag? क्या होता है? तो GI is short form of what? Geographical indications. तो किसी भी एक कला को जो किसी एक क्षेत्र पर प्रफुल्लित हुआ है, विकसित हुआ है, उस भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उस कला को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है, उसका नाम दे दिया जाता है। और उस कला से जुड़े हुए जो फिर कलाकार होते हैं, उनको क्या फायदा होता है इससे? इस कला को, इस स्थान को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलता है, वैश्विक पहचान मिलता है, जिससे आगे चलकर उन कलाकारों की अच्छी खासी आय होती है अलग अलग माध्यम से, और वह कला जो है वो इसी तरह से प्रफुल्लित होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले भी कई बार सुना होगा कि भाई कभी ऐसे साड़ी हुआ तो बनारसी साड़ी हो गई, आपका बंगाल का रसगुल्ला हो गया। तो आप किसी भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से किसी एक प्रोडक्ट को जोड़ रहे हैं, एक्चुअल में आप उसको क्या दे रहे हैं? उस प्रोडक्ट को जीआई टैग दे रहे हैं, ज्योग्राफिकल पहचान दे रहे हैं, ताकि उस जगह पर रहने वाले लोग जो इस कला से जुड़े हुए हैं वो आगे फ्लरिश हो सके और काफी लंबे समय तक उनकी आय अच्छी बने रहे और इस कला में और ज्यादा इजाफा होता रहे। ठीक है, तो कौन सा है भाई? बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ऑप्शन गया, नालंदा, पटना की मुजफ्फरपुर? तो इसका सही जवाब है क्या? सही जवाब है गया। तो गया का एक गांव है, गया जिला में एक गांव है, गांव का नाम क्या है? पत्थरकटी। यहां पर कारीगर हैं, लगभग 650 के आसपास कारीगर हैं जो मूर्ति बनाते हैं, और उनकी जो मूर्तियां होती हैं उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ही फाइन तरह का मूर्ति होता है। और इस वजह से उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत थी, उनको पहचान दिलाने की जरूरत थी, और इसी उद्देश्य की वजह से इस मूर्ति कला को जीआई टैग दिया गया गया के पत्थरकटी गांव के। ठीक है, मूर्ति किस चीज की बनाते हैं? अलग अलग प्रकार के ऐसे फैंसी आइटम भी बनाते हैं, देवी देवताओं की मूर्ति भी बनाते हैं। तो ऐसे मूर्ति में कोई स्पेसिफिक नहीं है कि स्पेशली इसी प्रकार की मूर्ति है, बस मूर्ति बनाने की कला अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा बेहतर है, फाइन है, अलग है, और इसलिए यह प्रयास किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में कौन सा देश ओपेक में शामिल हुआ? Which country has joined OPEC plus in February 2025? तो सबसे पहली बात कि ये ओपेक क्या है? तो ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज।
नाम से समझ में आ रहा होगा। विश्व के ऐसे देश जो विश्व में जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लेकर रखे हैं, इनका ये संस्था है, इनका संगठन है। और ये संगठन क्यों बनाया गया होगा? जाहिर सी बात है, पूरे वैश्विक स्तर पर तेल के आयात को, सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, तेल की कीमतों में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इन सारे देश आपस में जुड़े और ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिए। ठीक है, अब इसमें ओपेक जब आप देख रहे हैं तो उसमें ओपेक प्लस एक अलग कैटेगरी है। ओपेक प्लस क्या होता है? तो वो सारे देश तो ओपेक में हो गए, कौन से? जो तेल एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी देश जब शामिल हो जाते हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज नहीं हैं, तो उन देशों को ओपेक प्लस कह दिया जाता है। अब रिसेंट में कौन सा देश इसमें शामिल हुआ है? तो जवाब क्या है? ब्राजील। ठीक है, चलिए एक बार इसका कंटेंट भी देख लेते हैं। ब्राजील रिसेंटली ज्वाइंड ओपेक प्लस, द अलायंस ऑफ मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस। ठीक है, मुख्य तौर पर इसमें अधिकतर जो राष्ट्र होंगे वो कहां के होंगे? मिडिल ईस्ट के होंगे और अफ्रीकन कंट्रीज के होंगे। ओपेक में 22 तेल निर्यात देश शामिल हैं जो वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जो सप्लाई होगा वैश्विक स्तर पर उसे कंट्रोल करने का काम करेंगे। द अलायंस वर्क टुगेदर, आपस में मिलकर काम करते हैं, टू एडजस्ट क्रूड ऑयल प्रोडक्शन और एंश्योर मार्केट स्टेबिलिटी। तो कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, किस कीमत पर करना है, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने का और उस पर निर्णय लेने का ये एक संगठन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्राजील इसका सदस्य बना। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक, नौरू द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? नौरू आइलैंड विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? अटलांटिक में है कि इंडियन में है कि पैसिफिक में है कि आर्टिक में है? तो इसका सही जवाब क्या है? पैसिफिक ओशन में। क्यों है न्यूज में, समझते हैं। ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और ये आप देख रहे हैं किरीबाती। इन दोनों के पास में यहां पर बीच में आपको दिख रहा है क्या? नौरू। तो नौरू एक आइलैंड नेशन है, बहुत छोटा सा देश है, जिसकी जो टोटल जनसंख्या है वो मात्र कितनी है? 12,500। अब इस नौरू देश को आप जैसे देख ही रहे हैं, आइलैंड कंट्री है, तो बहुत लंबे समय से इस देश के बारे में यह बात न्यूज में रहती थी कि जब हम सागरों के जल स्तर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं तो नौरू और नौरू जैसे और भी देश हैं जो क्या हो रहे हैं, उनके जमीन खत्म हो रहे हैं। सागर का लेवल बढ़ने की वजह से इनके जमीन खत्म हो रहे हैं, पानी के अंदर जमीन आ रहा है और ये चिंता है। और इस वजह से ये पैसिफिक ओशन के जितने भी आइलैंड हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत ज्यादा मुखर हैं, बहुत एग्रेसिव हैं और डिमांड करते हैं कि पूरे विश्व के अलग अलग देशों से, बड़े देशों से, विकसित देशों से कि इस क्लाइमेट कंट्रोल को लेकर कुछ सीरियस स्टेप उठाया जाए, अन्यथा ये देश सारे खत्म हो जाएंगे, पानी के अंदर चले जाएंगे बहुत जल्द ही। ठीक है, अब रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हुआ है? रिसेंट में डेवलपमेंट ये हुआ है कि नौरू देश में ये जो 12,500 टोटल जनसंख्या थी उसमें से 10,000 जनसंख्या को डिसलोकेट करने का प्लान किया जा रहा है, थोड़े से ऊंचाई वाले स्थान पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो डेवलपमेंट लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए लगेंगे बहुत सारे पैसे। अब वो पैसे कहां से आएंगे? तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्होंने सॉल्यूशन निकाला है कि वो अपने देश की नागरिकता बेचेंगे, सिटीजनशिप बेचेंगे लोगों को, और जो पैसा सिटीजनशिप बेचकर मिलेगा उसी पैसे का इस्तेमाल करके क्या करेंगे? यहां पर डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और लोगों को रिलोकेट करेंगे। लगभग कितने लोगों को? 10,000 लोगों को। अब ये मत समझ लेना नागरिकता बेचा जा रहा है मतलब लोग जाकर वहां पर रहने लग जाएंगे और जब वहां पर वो डूब ही जाएगा तो लोग रहेंगे कैसे? यहां पर नागरिकता बेचने का मतलब क्या है? एक तरह से आप समझ लीजिए कि पासपोर्ट दे दिया गया आपको और आप नौरू आइलैंड के पासपोर्ट की जो सेवाएं हैं उसको आप अवेल कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर नौरू देश का जो आइलैंड पासपोर्ट होगा उस पासपोर्ट में कुछ सुविधाएं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूके में चले जाओगे तो आपको वीजा नहीं लगेगा, आप यहां चले जाओगे तो आपको ये सुविधाएं मिल जाएगी। तो जब आप सिटीजनशिप लेते हैं अर्थात पासपोर्ट लेते हैं तो उस नौरू आइलैंड देश के जो भी सुविधाएं हो रही होंगी उस पासपोर्ट के, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका ये तर्क है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिएगा कि आपके काम का है कि नहीं है। जनरली ये उनके ज्यादा काम का है जो ट्रेवलर टाइप के लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ट्रेवल करते रहते हैं, या वो लोग जो ड्यूअल सिटीजनशिप पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये ज्यादा काम का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 34th 34वें ITTF ATTU इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन
एशियन टेबल टेनिस यूनियन, एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन कर रहा है भाई होस्ट? तो उसका जवाब क्या है? चीन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा देख लेते हैं कंटेंट। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और एशियन टेबल टेनिस यूनियन ने क्या किया? टूर्नामेंट किया, एशियन करने जा रहा है, कर रहा है एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, जो कि कब से कब तक चलेगा? 19 से 23 फरवरी 2025 में। कहां चलेगा? तो चीन के शेनजेन यूनिवर्सियाड स्पोर्ट्स सेंटर में चलेगा। ठीक है, भारत की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे हैं? तो शरद कमल जी लीडरशिप कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। इसके जो शुभंकर है, मैस्कॉट है, उसका क्या नाम है? पेंग पेंग। अब ये पेंग पेंग क्या है? तो ये जो शहर है शेनजेन, उस शेनजेन का उपनाम है, निक नेम है क्या? पेंजेंग, और उसी पेंजेंग से जोड़कर पेंग पेंग नाम दिया गया है मैस्कॉट को। तो आज के लिए इतना ही कंटेंट काफी है, इतनी ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। मैं कल फिर मिलूंगा आप लोगों से, कल के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर, करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।